आज मैं आपको क्वेश्चन 47 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 47 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है और ये आर डी शर्मा की बुक है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, पेज नंबर 6.30। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन 47 जो है CBSE 2008 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3,4, 4,6 एंड 5,7 फाइंड इट्स वर्टिसेस। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में जो 3 साइड होते हैं उन तीनों साइड का जो मिड पॉइंट्स है ना उनका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ये दिया हुआ है। देखिए पहला दिया 3,4, दूसरा 4,6, तीसरा दिया 5,7। तो यहाँ पर हमें उसी ट्रायंगल का वर्टिसेस जो होता है ना, 3 वर्टेक्सेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में, उन्हीं वर्टेक्स का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना है। तो अगर इसको डायग्राम से समझा जाए तो देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब देखिए मिड पॉइंट की बात हो रही है तो पहले साइड ये हम ए बी लेके चलते हैं, इसका मिड पॉइंट यानी कि बिल्कुल बीच में ये मिड पॉइंट हो गया। उसी तरह से ये जो AC साइड है इसका मिड पॉइंट यानी कि बिल्कुल बीच में ये हो गया। उसी तरह से BC साइड है, इसका भी मिड पॉइंट यहाँ पर हमने बीच में ले लिया। इनका हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं P, इस पॉइंट का नाम देते हैं Q और इसका नाम हम दे देते हैं R। तो यहाँ क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये इन्हीं तीनों साइड के जो मिड पॉइंट है ना उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे कि ये 3,4 है तो 3,4 चाहे आप यहाँ पे लिखिए, चाहे यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ लिखिए, कहीं पर भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए पहला क्या 3,4, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये हो गया 3,4 यानी कि ये क्या है 3,4 क्या है, ये जो साइड है ना इसका जो मिड पॉइंट ये है ना उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ये दिया हुआ है। और क्या दूसरा बोल रहा 4,6, तो 4,6 चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ पर भी लिखिए, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हो गया 4,6, ठीक है। फिर तीसरा क्या है देखिए 5,7 यानी कि ये दिया हुआ है 5,7। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा वर्टेक्स क्या है ट्रायंगल में, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यही वर्टिसेस है। यानी कि हमें इनका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना है। इस ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना है, बी का निकालना है कोऑर्डिनेट पॉइंट और सी का हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। तो हम यहाँ पर लेट मान के चलते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो उसको हम मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। हमें यहाँ पर मान कर चलना पड़ेगा लेट, फिर उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। बी का हम क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हम मान लेते हैं x2 और y2, ये मान लिया। सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम मान लेते हैं x3 और y3। ये 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट का हमने नाम यहाँ पर लिख दिया। हमें यही निकालना है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है ना नंबर्स में, उस तरह से इनका भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ना वो सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला हम क्यों यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई लाइन है, उस लाइन के अंदर कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का हम जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो जैसे मैं आपको समझा दूँ, मान लीजिए कि ये लाइन ए बी है, कोई ये लाइन ए बी है और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है पी, कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट पी, चाहे यहाँ हो सकता है चाहे यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट पी जो है इस ए बी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। m/n मतलब कुछ तो डिवाइड करेगा ना किसी भी रेशियो में। अगर पॉइंट पी यहाँ रहेगा तो कि उसकी रेशियो अलग होगी, यहाँ पर रहेगा तो उसकी रेशियो अलग होगी। तो हम यहाँ पर वेरिएबल में लेकर चल रहे हैं कि m/n में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ए है, इस ए पॉइंट ए का कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो x1 y1 है, बी का है x2 और y2 और p का क्या है, इसका हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। सेक्शन फार्मूला में हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन के बीच में या कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट है तो उसका हम कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट पॉइंट x y है, तो सेक्शन फार्मूला में हम कैसे निकाल सकते हैं इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्या तरीका है, x = m x2 + n x1 / m + n। ये हो गया x निकालने का तरीका। दूसरा, ये y का भी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये जो y है हमारा पॉइंट, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, y = m y2 + n y1 / m + n। ये तरीका होता है सेक्शन फार्मूला से किसी भी पॉइंट का, अगर वो पॉइंट ए बी लाइन के अंदर है कहीं पर भी, ये तरीका होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, तो सबसे पहले देखिए हम पहला जो लाइन लेकर चलेंगे इस ट्रायंगल का, वो हम जो साइड लेकर चलेंगे ए बी पहले लेकर चलेंगे, उसके बाद हम बी सी लेकर चलेंगे, उसके बाद हम ए सी लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम साइड ए बी लेकर चलते हैं। तो ये ए बी साइड में लेकर चल रही हूँ तो केवल मैं ए बी लाइन ही बनाऊंगी। यहाँ पर ए और बी, केवल मैं यही लाइन बनाऊंगी ए बी। और ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है देखिए x1 y1 है, तो यहाँ पे लिखिए x1 y1 और बी का क्या है देखिए x2 y2 है।
ये हो गया। और ये पॉइंट पी, यहाँ क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये जो मिड पॉइंट है बिल्कुल बीच में है, तो यहाँ हमको बता ही दिया गया है, तो ये पॉइंट पी हो गया। और इसका ऑलरेडी कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 4 दिया हुआ है। सेक्शन फार्मूला में क्या रहता है, निकाला जाता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इस पॉइंट पी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट पॉइंट वो क्या दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच में है, तो इसका जो जैसे यहाँ पर रेशियो m/n है ना, तो अगर मिड पॉइंट बोलता है तो हमेशा जो रेशियो होगा 1:1 होगा। यानी कि ये हमारा m है और ये n है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँ समझाने के लिए, ये हमारा m का वैल्यू हो गया, ये हमारा n का वैल्यू हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सेक्शन फार्मूला में जो मैंने डायग्राम बनाया है, वहाँ देखिए पी के नीचे मैंने एक्स वाई लिखा है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसके नीचे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा ऑलरेडी x1 y1 है, जैसे यहाँ पर ए का दिया हुआ है, बी का भी x2 y2 है, तो सही है। और पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, एक्स वाई है ना, तो यहाँ तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ 3 4, लेकिन ये एक्स वाई की ही वैल्यू है, तो मैंने यहाँ जस्ट नीचे इसके नीचे ब्रैकेट में एक्स और वाई लिख दिया है। ठीक है। तो जस्ट ये जो फार्मूला है ना, यही फार्मूला जो है आपको इसमें लगाना है। तो देखिए पहला क्या है हमारा, x ये है ना, तो यहाँ पर x हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है ना, तो यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे 3 इक्वल टू ये क्या है mx2 ना, तो m की वैल्यू क्या है देखिए 1, तो 1 लगाइए इंटू ये क्या है x2 है, देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है सब में, x2, तो x2 तो हमारा ऑलरेडी x2 के ही बराबर है, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, हमें यही निकालना है। फिर क्या है प्लस ये क्या है nx1, तो n की वैल्यू क्या है देखिए इसके नीचे 1 लिखा है, तो ये 1 हो गया इंटू x1 हमारा क्या है, यही है x1 ही है, अपॉन क्या है m प्लस n, तो m है 1 और n भी हमारा 1 है, ये आया हमारे पास, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x2 में 1 इंटू करेंगे तो ये x2 हो जाएगा, प्लस x1 में 1 इंटू करेंगे तो x1 हो जाएगा, अपॉन 1 + 1 2 हो गया। हमारे पास क्या आया 3 ये देखिए क्या है x1 लिखा हुआ है, x2 प्लस x1 अपॉन 2 ये आया, ये 3 है, इसको 3/1 कर लीजिए। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 से ये इंटू होगा पूरा, तो 1 से इंटू होने पर तो ये x2 + x1 ही रहेगा, इक्वल टू, और ये 2 जो है 3 से इंटू होगा तो 2 3 = 6, तो एक इक्वेशन हमें ये मिली। हमने जब यहाँ पर इसमें वैल्यू रखा, तो अब उसी तरह से हम इसमें भी वैल्यू रखते हैं, तो इसमें देखिए वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये y है ना, तो y की वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ y के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर y की वैल्यू 4 दी हुई है, तो इसकी जगह 4 लिखिए, इक्वल टू m की वैल्यू हमें पता है ये 1 है, तो यहाँ पर 1 रखिए, इंटू y2, तो y2 तो हमारा y2 ही है, ये देखिए y2 तो हमारा y2 ही है, प्लस n की वैल्यू 1 है, मैंने बता दिया यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 1 है, फिर यह y1 भी हमारा क्या है y1 ही है, फिर ये m प्लस n यानी कि 1 + n। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y2 × 1 y2 प्लस, और ये हो गया y1 अपॉन, और 1 + 1 2 हो गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या है 4 = y2 + y1 अपॉन 2, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से ये पूरा टर्म इंटू होगा तो क्या आएगा y2 + y1 ही रहेगा, इक्वल टू, अब 4 से 2 इंटू होगा तो 4 2 = 8। तो देखिए यहाँ पर इस ए बी साइड, जब हम ट्रायंगल का ए बी साइड लिए, और इस ए बी साइड में देखिए मैंने यही साइड लिया था ना, ए बी साइड, ये देखिए यहाँ पर हमने सेक्शन फार्मूला लगाया, तो इसके हेल्प से हमें, सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हमें 2 इक्वेशन मिले। पहला इक्वेशन क्या मिला है देखिए, ये x2 + x1 = 6, और दूसरा हमें ये मिला है y2 + y1 = 8, इसको आप बॉक्स के अंदर रख दीजिए। ठीक है। ये हो गया, ये 2 इक्वेशन हमें किससे मिले हैं, इस ए बी साइड में जो हमने सेक्शन फार्मूला लगाया था उसकी हेल्प से। अब उसी तरह से हम बी सी साइड लेकर चलते हैं, तो केवल मैं यहाँ पर आपका बी सी डायग्राम ही बनाऊँगी, केवल बी सी लाइन लूँगी, बी और ये सी। देखिए बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, x2 y2, यहाँ लिखिए x2 y2, सी का क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट है x3 y3 लिख दिया, और यहाँ बीच में देखिए BC के मिड पॉइंट में क्या है, पॉइंट R है, यहाँ पे R लिखिए, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑलरेडी दिया है 4 और 6, ये दिया हुआ है। यहाँ हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, तो देखिए सेक्शन फार्मूला का मेन डायग्राम ये था ना, तो देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है, एक नीचे x1 y1, यहाँ पे दिया है x2 y2, और यहाँ P के नीचे दिया हुआ है xy ना, तो जो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ ना, ये 3 ठो, जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए, इसके नीचे लिख देंगे, तो ये x1 y1 इस तरीके से लिख दीजिए आप। उसी तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो इसके नीचे आप x से y लिख दीजिए, और यहाँ पर बी क्या दिया हुआ x2 y2 है, तो जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए, ताकि वैल्यू लेने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये लिख दिया मैंने, जो सेक्शन फार्मूला में मेन कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना, ये तीनों मैंने इन तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट के नीचे लिख दिया। अच्छा, अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो जस्ट यहाँ पर देखिए x और y x = ये लिखा हुआ है, तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू 4 होगी। अच्छा, m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए ये मिड पॉइंट है ना, मैंने बता देना मिड पॉइंट जब होगा तो 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा लाइन,
तो ये हमारा m हो जाएगा, तो इसके ऊपर m लिख दीजिए और इसके ऊपर n लिख दीजिए। तो देखिए अब आपको वैल्यू रखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए पहला हमको इन्हीं दोनों में वैल्यू रखना है ना, तो पहला क्या है x इक्वल टू ये है, तो x क्या है, कंपेयर कीजिए x की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 4 रखिए इक्वल टू ये देखिए x इक्वल टू, फिर क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको, ये हमारा है ना x इक्वल टू, तो मैंने x की जगह 4 रख दिया, ये रख दिया। फिर क्या है mx2, तो m की वैल्यू क्या है, देखिए m की वैल्यू 1 है, देखिए m के नीचे क्या लिखा है 1 इंटू ये क्या है x2 है ना, तो देखिए यहाँ पर x2 ये है, तो यहाँ x2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है x3, तो ये हो गई x2 की वैल्यू। फिर क्या है प्लस n x1, तो n की वैल्यू क्या है, देखिए n के नीचे 1 है तो 1 लिखिए, इंटू ये क्या है x1, तो देखिए x1 कहाँ, ये देखिए नीचे देखिए x1 है, x1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है x2, तो यहाँ पर ये x2 हो गया, x1 की वैल्यू क्या है ऊपर x2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, अपॉन फिर क्या है m प्लस n, तो m क्या है 1 और n क्या है ये भी 1 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, इसको इससे इंटू करेंगे तो x3 आएगा, प्लस x2 को 1 से इंटू करेंगे तो x2 आएगा, अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 इक्वल टू x3 प्लस x2 अपॉन 2, अब इसको अपॉन 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से ये इंटू होगा तो आएगा x3 प्लस x2 इक्वल टू 4 से 2 इंटू होगा तो 8 आएगा, 4 2 जा 8, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर इस कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने वैल्यू रखा था उसी तरह से इसमें भी वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या है y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n है। तो देखिए y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए इस डायग्राम में देखिए कंपेयर कीजिए, ये नीचे देखिए यहाँ y लिखा हुआ है ना, तो y के ऊपर क्या है 6, तो y की वैल्यू 6 हो गई, इक्वल टू ये क्या है m y2, तो m की वैल्यू क्या है 1 इंटू ये देखिए क्या y2 है ना, तो देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ y2 लिखा हुआ है, y2 के ऊपर क्या है y3, तो y2 की वैल्यू क्या मिली y3 मिली, प्लस ये क्या है n y1, तो n की वैल्यू तो 1 है, आप देख सकते हैं ये 1 है। फिर क्या है y1 क्या है देखिए यहाँ कंपेयर कीजिए, y1 की वैल्यू है y2, जस्ट y1 के ऊपर जो लिखा वही वैल्यू होगी, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है y2 है, अपॉन m प्लस n, तो m क्या है 1 और n भी 1 है, तो यहाँ से क्या आएगा y3 प्लस और y2 और इंटू 1 y2 होगा, अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आया 6 इक्वल टू y3 प्लस y2 अपॉन 2, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से ये पूरा टर्म इंटू होगा तो ये तो इतना ही रहेगा, y3 प्लस y2 इक्वल टू 6 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 2 जा 12, तो ये आया। तो जब हमने ये साइड लिया BC, इसमें सेक्शन फार्मूला लगाया केवल BC लाइन पर, ये देखिए BC लाइन पर, तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिले, क्या मिले देखिए ये मिला, पहला क्या मिला है x3 प्लस x2 इक्वल टू 8 और दूसरा ये मिला है y3 प्लस y2 इक्वल टू 12, इसको बॉक्स के अंदर रखें जैसे ये है। तो हर साइड से हर साइड से आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे, इस साइड से 2 इक्वेशन मिला, इस साइड से 2 इक्वेशन, इस साइड से भी 2 इक्वेशन मिलेंगे, टोटल 6 इक्वेशन मिलेंगे। उन्हीं 6 इक्वेशन की हेल्प से हम इन सब कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये साइड लिया BC, तो यहाँ से 2 इक्वेशन ये मिला। ठीक है, अब हम कौन सा साइड हमारा बच रहा है, यहाँ पर हमारा साइड बच रहा है AC, तो केवल मैं AC लाइन ही बनाऊंगी। यहाँ पर यहाँ A लिखिए, यहाँ पे C लिखिए, देखिए A और C, A का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x1 y1 और इसका क्या है x3 y3, और बीच में पॉइंट है Q मिड पॉइंट, इसकी वैल्यू दी हुई है 5,7 ऑलरेडी दिया हुआ है, और मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये जो रेशियो हमारा है ये क्या, ये हमारा M है और ये हमारा N है। मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन फार्मूला जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो जो सेक्शन फार्मूला का मेन डायग्राम यही है ना, इसके तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट ये और ये जस्ट जो इसमें दिया हुआ है ना उसके नीचे लिख दीजिए। जैसे इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 है ना, तो यहाँ पर जस्ट लिख दीजिए इसके नीचे। P का क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट x y है ना, तो यहाँ इसके नीचे लिख दीजिए x और y। इसका क्या है x2 y2 है ना, तो इसके नीचे जस्ट x2 और y2 लिख दीजिए, लिख दिया। अब हमको यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो इसके ऊपर क्या लिखा है 7, तो y की वैल्यू 7 होगी। उसी तरह से यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है x3 है, y2 की क्या है y3, समझ में आ गया ना आपको। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो मेन फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखिए, ये क्या है x इक्वल टू ना, तो x की वैल्यू क्या है कंपेयर कीजिए, x की वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 रखिए, इक्वल टू ये क्या है m x2, m की वैल्यू क्या है 1 इंटू x2, देखिए ये x2 है ना, तो देखिए x2 कहाँ है, ये है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है x3, तो ये x2 की वैल्यू होगी, प्लस n x1, n हमारा क्या है यहाँ पर देखिए n हमारा 1 है, इंटू x1, तो देखिए यहाँ पर ये x1 है ना, x1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है x1 ही लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन m प्लस n, तो m 1 है n भी 1 है, ये हो गया। तो इसको इंटू करेंगे तो ये x3 इंटू 1 x3 होगा, प्लस x1 को 1 से इंटू करेंगे तो x1 होगा, अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गया। तो हमारे पास क्या है 5 इक्वल टू x3 प्लस x1 अपॉन 2, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से ये पूरा टर्म इंटू होगा तो ये तो x3 प्लस x1 ही होगा, इक्वल टू 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 5 2 जा 10, ये आया। अब उसी तरह से हम इसमें भी वैल्यू रख लेते हैं, तो y की यहाँ पर क्या लिखा y ना, तो देखिए यहाँ से y के ऊपर क्या लिखा हुआ 7, तो y की वैल्यू क्या हुई 7,
अब क्या है यहाँ पर देखिए my2, तो m की वैल्यू क्या है देखिए इसके नीचे 1 है तो 1 लिखिए इंटू ये है y2 देखिए, तो y2 देखिए ये है y2 के ऊपर क्या लिखा है y3, तो y2 की वैल्यू क्या होगी y3 प्लस ये क्या है n y1, तो n की वैल्यू क्या है इसके नीचे 1 है तो ये n की वैल्यू होगी इंटू ये क्या है y1, तो y1 देखिए यहाँ पर ये है y1, इसके ऊपर क्या लिखा है y1 ही लिखा हुआ है तो यही y1 होगा अपॉन फिर क्या है m प्लस n, तो m क्या है 1, n भी हमारा 1 है तो 1 + 1 लिख दीजिए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा y3 × 1 y3 प्लस y1 को y1 से इंटू करेंगे तो y1 अपॉन और 1 + 1 2 हो गया। हमारे पास क्या आया 7 = y3 प्लस y1 अपॉन 2, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से ये पूरा टर्म इंटू होगा तो y3 + y1 आएगा इक्वल टू 7 को 2 से इंटू करेंगे तो 7 × 2 = 14। तो यानी कि हमने जब ये AC साइड लिया तो इससे भी हमें 2 इक्वेशन मिले। क्या मिला, पहला इक्वेशन ये मिला, देखिए लिख लीजिए यहाँ पर x3 + x1 = 10, दूसरा क्या मिल रहा है y3 + y1 = 14, ये मिला। तो देखिए तीनों साइड में हमने सेक्शन फार्मूला लगाया तो हमें 6 इक्वेशन मिले, पहले वाले साइड से 2, दूसरे वाले से 2 और मिले हैं, तीसरे वाले से 2 और, तो टोटल 6 इक्वेशन है ना। अब देखिए 6 इक्वेशन में जो x वाली टर्म है ना, x वाला जो वेरिएबल, x वाला वेरिएबल क्या है देखिए मैं पहले 6 को लिख लेती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको एक एक स्टेप आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए 6 इक्वेशन को मैं पहले लिख लेती हूँ। पहला क्या आया था, ये आया था पहले वाले साइड से, ये 2 इक्वेशन आया था, मैं लिख लेती हूँ x2 + x1 = 6, दूसरा क्या है y2 + y1 = 8। अच्छा दूसरे वाले साइड से ये 2 इक्वेशन आए, यहाँ पे लिखिए x3 + x2 = 8 और y3 + y2 = 12, देख लीजिए x3 + x2 = 8, y3 + y2 = 12 भी आया। और जो लास्ट वाली साइड थी उससे भी हमने 2 इक्वेशन निकाले। देखिए 2 इक्वेशन क्या है, ये देखिए ये यहाँ पे लिख लीजिए x3 + x1 = 10 और दूसरा क्या है y3 + y1 = 14। ये 6 इक्वेशन आए हैं 3 साइड से, ठीक है। अब देखिए जितने x वाले हैं, x वाले क्या है, ये है और ये एक x वाला टर्म जिसमें x है केवल ये वाला, तो ये जितने x वाले हैं ना, x वाले क्या है, ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये जितने x वाले ना इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। इसको पहले सेकंड मान लेते हैं, पहले जितना भी इक्वेशन 6 आया ना उसका नाम लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन और ये सिक्स्थ इक्वेशन। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 इक्वेशन का नाम यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना, 6 इक्वेशन यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद जो एक्स वाला टर्म है ना, पूरा एक्स वाला इक्वेशन जो है वो क्या है हमारा, ये वाला इक्वेशन है। देखिए ये है x2 + x1, ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्या है हमारा ये है। तो कौन कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसका इक्वेशन थर्ड है, तो ऐड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। जो एक्स वाले हैं, एक्स वाले क्या है पहला, प्लस ये इस इक्वेशन का नाम क्या है, थर्ड है तो थर्ड, फिर इसका क्या है, ये वाले इक्वेशन का नाम फिफ्थ है। ये 3 इक्वेशन जो एक्स वाले केवल हैं उनको साथ में ऐड कर लीजिए। देखिए तो ऐड कैसे करेंगे, तो देखिए पहला जो तीनों इक्वेशन है मैं लिख ही लेती हूँ यहाँ पर। देखिए x2 है और x1 है = 6, ये है, ये वाला एक्स का इक्वेशन है। दूसरा क्या है x3 + x2 = 8 और तीसरा वाला क्या है, ये है x3 + x1 = 10, यही है, यही हमारा नहीं फर्स्ट इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन है। इन तीनों को ऐड करना है ना, तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए ये LHS वाला एक साथ ऐड करेंगे और RHS वाला एक साथ ऐड करेंगे। तो ये पूरा LHS वाला ऐड कर लीजिए। तो देखिए x2 + x1 ये लिख दिया, फिर प्लस ये वाला ऐड कीजिए x3 + x2, फिर इसको ऐड कीजिए प्लस x3 + x1। जितने LHS वाले हैं एक साथ लिख दिया, ऐड कर दिया, फिर इक्वल टू ये RHS वाला साइड है ना, इनको एक साथ ऐड कर लीजिए। ये हो गया। अब देखिए x2 2 बार आ रहा है, तो x2 में 2 x2 है, तो यानी कि ये दोनों जोड़ेंगे तो 2x2 होगा, प्लस उसी तरह से x1 भी देखिए 2 बार आ रहा है, तो 2x1 हो गया, 2 बार आ रहा है ना x1, तो 2x1 हो गया। उसी तरह से x3 भी देखिए 2 बार आ रहा है, तो 2x3 इक्वल टू, इनको भी जोड़ लीजिए, ये हो गया 18 और 6 कितना हो गया 24 हो गया। अब देखिए इन तीनों में आप देख सकते हैं इनके बीच में है इनटू का साइन, तो इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर x2 बचेगा, प्लस यहाँ x1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, x3 बचेगा। भाई 2 तीनों में है, 2 बाहर निकाल दिया तो यही तो बचेगा ना अंदर, इक्वल टू ये क्या है 24, तो 24 लिख दीजिए। अब देखिए ये ब्रैकेट है और ये 2 है, इनके बीच में क्या साइन है, इनटू का साइन है, तो ये वाला हम यहीं पर रहने देते हैं, इस 2 को हम इधर साइड ले जाएंगे। तो देखिए x2 + x1 + x3 इक्वल टू, ये इंटू में है 2, तो 2 को हम इधर साइड लेकर जाएंगे तो ये 24 के डिवाइड में चला जाएगा,
तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा तो 12 आएगा। तो हमारे पास क्या आया, x2 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू 12, ये आया, यह है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी केवल x वाला हम टर्म लेके चल रहे हैं, x वाला, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, केवल x वाला हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो हमने जो हमारा जितना x वाला था उन इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये है। अब देखिए इसके आगे आप क्या करेंगे, ये हमारा जो सब ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, x2 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू 12 भी आया हमारे पास। जब हमने सब x वाले टर्म को ऐड कर दिया तो ये आया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो हमारा इक्वेशन था x वाला, पहला वाला क्या था हमारा, पहला वाला इक्वेशन क्या था हमारा, x वाला, x2 प्लस x1 इक्वल टू 6 ना। तो यहाँ मेन इक्वेशन तो हमारा ये आया जब हम सब ऐड कर दिए। तो यहाँ पर देखिए x2 और x1 दोनों का सम, यानी कि ये x2 और x1, यानी कि इन दोनों का x2 प्लस x1 ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो इसकी जगह हम 6 लिख सकते हैं, x2 प्लस x1 6, ये तो 6 के बराबर हो गए, इनका सम 6 के बराबर लिख दिया, प्लस x3 इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमें x3 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 6 इधर जाएगा तो प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x3 की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली। तो हमें एक x3 मिल गया 6, ठीक है। अब यही मेन इक्वेशन को आप लेकर चलिए और इस इक्वेशन को, अब ये हमारा मेन इक्वेशन, अब देखिए ये वाला यहाँ से हमें x2 प्लस x1 की वैल्यू 6 मिली, हमने यहाँ रख दिया तो यहाँ से हमें x3 मिल गया। अब देखिए दूसरा कौन सा है, x वाला इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर देखिए x3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी दी हुई, 8। तो यहाँ पर देखिए ये x3 है और ये x2 है, इसकी सम, यानी कि देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो ये देखिए ये क्या दिया हुआ है x2 और ये क्या है x3 प्लस x2 ना। तो ये x3 है और ये x2 है, तो इनको एक साथ लिख दीजिए, x3 प्लस x2 लिख सकते हैं ना, ये दोनों सब तो तीनों सम में, इनको एक साथ लिख दिया और ये प्लस x1 इधर कर दिया इक्वल टू 12। और यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में x3 प्लस x2 किसके बराबर है, 8 के बराबर है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे ना, 8 प्लस, और ये क्या है x1 है इक्वल टू 12। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये 8 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ 4 आ गया। तो हमारे पास x1 कितना आया, 4 आया। उसी तरह से आप देखिए यही हमारा मेन इक्वेशन रहेगा। अब बचा क्या, तीसरा x वाला इक्वेशन ये बचा। देखिए यहाँ पर क्या है, x3 प्लस x1 की वैल्यू क्या है, 10 है। देखिए यहाँ पर देखिए ये x3 है और ये x1 है, ये है ना यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू आप x1 प्लस x3 बोलिए चाहे x3 प्लस x1 बोलिए, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, 10 दी हुई है ना। तो यहाँ पर देखिए इस मेन इक्वेशन में देखिए हमारा मेन इक्वेशन क्या, मैं लिख दूँ x2 प्लस ये x3, यहाँ पहले x1 दिया ना तो मैं यहाँ पहले x3 लिख दे रही हूँ, प्लस और ये क्या है x1 लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब इनकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ये देखिए कितनी दी हुई है, 10। तो इसकी जगह हम 10 रखेंगे। तो x2 प्लस ये क्या है, 10 दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए ना ये 10 दिया है, 10 रख दे इक्वल टू 12। तो हमें x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 10 इधर जाएगा तो 12 के माइनस में चला गया, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तो x2 कितना आया, 2 आया। तो आप देख सकते हैं हमको x1 की वैल्यू मिल गई, x2 की वैल्यू मिल गई और x3 की वैल्यू मिल गई। ये कब, जब देखिए मैं फिर से समझा दूँ, ये 6 इक्वेशन हमारे जो आए थे ना, ये देखिए 2 ये 2 ये 2 ये, तीनों साइड से 6 इक्वेशन हमें मिले। इन 6 इक्वेशन में जो केवल x वाला टर्म था ना, ये था x वाला, दूसरा ये था, तीसरा ये था, इन तीनों को मैंने पहले ऐड कर दिया, ऐड करने पर ये आया। अब इसको मेन इक्वेशन मान के चलिए और इसमें पहला जो एक x वाला इक्वेशन था उनको इसमें उनकी वैल्यू यहाँ पर रखिए। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर दूसरे वालों को भी आप यहाँ पे जो वैल्यू जिसकी दी हुई है यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर x की तीनों वैल्यू मिल गई हैं, x1 भी मिल गया, x2 भी मिल गया, x3 भी मिल गया। ठीक है, तो इनको मैं साथ में ले लेती हूँ। x1 कितना आया, 4, x2 कितना आया, 2 और x3 कितना आया, 6, ये आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से अब जैसे हमें x को लेकर चले गए, अब हम उसी तरह से y को लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर y का कौन कौन सा इक्वेशन है, ये है, दूसरा क्या है, ये है और ये है, ये अब यही 3 तो बचे हैं ना y वाले। तो ये तीनों इक्वेशन, ये क्या सेकंड इक्वेशन है, ये हमारा 4th इक्वेशन है और ये हमारा 6th इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखिए ऐड इक्वेशन सेकंड प्लस ये कौन सा इक्वेशन है, 4th है, 4th है प्लस और ये क्या है, ये 6th है। इन सबको जोड़िए। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर पहले मैं इनको तीनों को लिख देती हूँ, y2 प्लस y1 इक्वल टू क्या आया है हमारे पास, 8 है, ये 8 लिखिए। फिर क्या है हमारे पास, देखिए y3 प्लस y2 जो है 12 के बराबर है, y3 प्लस y2 इक्वल टू 12, यहाँ पे लिख दिया y3 प्लस y2 इक्वल 12। तीसरा क्या है, y3 प्लस y1, y3 प्लस y1 देखिए 14 के बराबर। ये तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया।
जैसे एक्स वाला किया ना सेम वाई वाला भी करेंगे। तो तीनों ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करेंगे, ये जितना LHS वाला है एक साथ ऐड कीजिए। तो देखिए पहला क्या है y2 प्लस y1, फिर प्लस ये क्या है y3 प्लस y2, फिर तीसरा क्या है y3 प्लस y1, ये लिख दिया। अब RHS वाला क्या है पूरा ऐड कीजिए, 8 प्लस 12 प्लस 14। अब देखिए यहाँ पर y2 दो बार है, तो दो बार y2 है तो ये 2y2 हो गया, प्लस y1 भी देखिए दो बार है तो ये 2y1 हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ पर और क्या बच रहा है y3, ये देखिए y3, ये देखिए y3, ये भी दो बार है ना, तो 2y3 हो गया इक्वल टू, अब ये देखिए 8 और 12 20 और 20 में 14 जोड़िए तो क्या बचेगा 34 आया। अब आप देख सकते हैं कि तीनों में आपको 2 कॉमन, देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, तीनों में ये 3 टर्म इनमें 2 कॉमन है ना, इसमें भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बाहर निकाल लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या y2 प्लस ये y1, ये 2 तो बाहर चला गया, फिर प्लस ये भी 2 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा y3 बचा इक्वल टू 34, यह है हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए ये ब्रैकेट में है और ये 2 है, इनके बीच में इंटू का साइन, तो y2 प्लस y1 प्लस y3 इसको यहीं पे रहने देंगे और ये 2 इंटू में है ना, इसको इधर साइड लेकर आएंगे तो ये 34 के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 1 2 2 7 जा 14, तो हमारे पास क्या आया y2 प्लस y1 प्लस y3 इक्वल टू 17, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, जो पहला हमारा इक्वेशन क्या था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो, हाँ ये देखिए ये है ना, यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है पहले वाली y वाली इक्वेशन, ये है सेकंड वाली, यहाँ पर y2 और y1 इन दोनों का सम किसके बराबर, 8 के बराबर, तो देखिए ये हो गया y2 और ये y1, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8 के बराबर, तो इसकी जगह हम 8 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 8 लिख दीजिए प्लस, और ये y3 हो गया इक्वल टू 17, तो यहाँ से हमें y3 की वैल्यू कितनी मिलेगी 17, ये 8 इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में माइनस में चला जाएगा, प्लस से इधर जाएगा तो -8, तो 17 में से 8 गया तो क्या बचा 9 बचा, तो y3 कितना आया हमारे पास 9 आया। उसी तरह से ये मेन इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन तो हमने यूज कर दिया, अब बचा कौन सा, ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पर y3 और y2 इन दोनों का सम y3 प्लस y2 किसके बराबर 12 के बराबर है, तो देखिए मेन इक्वेशन में ये y3 है और ये y2 है, देखिए ये y3, ये देखिए ये क्या है y3 प्लस y2, तो यहाँ पर देखिए ये y3 है और ये y2 है, इनका सम कितने के बराबर 12 के बराबर, तो इसकी जगह हम 12 लिख सकते हैं y3 प्लस y2। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये जो मेन इक्वेशन है ना, मैं इसको y1 भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना, और इस y3 इसको यहाँ पर लिख दिया, y2 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं ना, सब तो प्लस में है ना, तो कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखिए आपको समझ में आएगा, यहाँ पर देखिए क्या है y3 प्लस y2 किसके बराबर है 12 के बराबर है ना, तो ये y3 और ये y2 ना ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, तो y1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर हम 12 लग देते हैं इक्वल टू 17, तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या मिलेगी 12 इधर जाएगा तो 17 के माइनस में चला जाएगा, प्लस से इधर आ गया माइनस में, तो यहाँ क्या बचा 5 बचा, तो y1 कितना आया हमारे पास 5 आया। उसी तरह से फिर इस मेन इक्वेशन को लेकर चलिए, अब बचा कौन सा इक्वेशन, ये बच रहा है, इसका यूज अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए y3 प्लस y1 किसके बराबर है 14 के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए मेन इक्वेशन हमारी ये है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है y3 प्लस y1, यानी कि ये y3 और ये y1 है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 14, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 14 रखेंगे, तो ये देखिए ये y2 लिखिए यहाँ पर y2 प्लस और इसकी वैल्यू कितनी दी 14 इक्वल टू ये क्या है 17, यहाँ रख दिया, तो यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 14 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो 3 आया, तो y2 की वैल्यू कितनी आई 3 आई, तो देखिए y1 भी आ गया, y2 भी आ गया, y3 भी आ गया। अब इनको सीरियली लिख दीजिए, y1 की वैल्यू कितनी आई 5, y2 की वैल्यू कितनी आई 3, और y2 यह है और y3 कितना आया 9 आया है, ये लिख दिया। ये देखिए यहाँ पर हम x1 x2 x3 भी लिख दिया है ना, यहीं पर लिख दीजिए आप y1 की वैल्यू, y1 कितना आया देखिए 5 यहाँ पे लिख दीजिए, और y2 कितना आया है 3 आया है, ठीक है, ये y2 3 आया है और y3 की वैल्यू कितनी आई देखिए यहाँ पर 9 आया है, ठीक है, ये सब आ गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालना था, देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था, ये देखिए यही है ना, तो यहाँ x1 y1 देखिए x1 y1 यहाँ कंपेयर कीजिए, x1 y1 यानी कि 4 और 5 हुआ ना, x1 की वैल्यू 4 y1 की वैल्यू 5, तो ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का। फिर b का क्या माना था हमने x2 y2 ना, तो देखिए x2 कितना है 2, तो यहीं पर लिख दीजिए 2 और y2 क्या है 3 है, ये आ गया। अब c का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x3 y3, इसकी वैल्यू कितनी आई है देखिए 6 और 9 आई है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6, 9। और अच्छे से अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर डायग्राम ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे a लिखिए,
यहाँ बी लिखे और यहाँ सी लिखे, तो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट आया 4 5, बी का कितना है 2 और 3, सी का कितना आया है 6 और 9, ये आ गए यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर है, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।